नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। और लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भौतिक भूगोल संबंधित एमसीक्यू, और इसमें भूगोल के 500 से ज़्यादा प्रश्न हम इसमें सम्मिलित करने वाले हैं। और पिछले 27 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन इसमें किया जा रहा है। 1995 से लेकर 2021 तक के प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्न और 21 प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्न, ये यूपीएससी की सीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है और आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका सेट 4 है और हर सेट में हम 10 प्रश्न सम्मिलित करते हैं। अब तक की वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के। चलिए शुरू करते हैं। नई शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर मेरिडियन में दिखाई दी? भारत के किस एक यामोत्तर, या फिर इंग्लिश में उसे बोलेंगे मेरिडियन में दिखाई दी। सन 2000 में पूछा गया सवाल है। सन 2000 में सवाल पूछा गया। 2 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 92 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो ये आंसर है इसका 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट आंसर हो जाएगा इसका ही। नई शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के 92 डिग्री 30 मिनट यामोत्तर में दिखाई दी। 92 डिग्री 30 मिनट। भारत में नए वर्ष के सूर्य की प्रथम किरण अंडमान एवं निकोबार के काथाल या फिर काथाल द्वीप पर पड़ती है और यह 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आंसर है इसका डी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2000 में सवाल पूछा गया। इनमें से कौन से कथन सही हैं, ये हमको बताने। सही कथन हमको यहाँ पे चूज करने। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। दूसरा कथन है उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। तीसरा है ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन को रोकता है। चौथा है कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। तो ये चारों ही कथन हम देखते हैं, तो ये सत्य है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें से हम देख लेते हैं कौन से कथन यहाँ पर सही। 1 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 1, 2, 3 और 4। आंसर रहेगा इसका डी। आंसर है इसका डी। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। और ये जो बाकी कथन भी यहाँ पर सही है। इसके बारे में और हम जानकारी देखते हैं। उच्च ज्वार भाटे पोताश्रय पर जहाज़ों के आगमन एवं निष्कासन में सहायक होते हैं। कांडला एवं डायमंड ज्वारीय पोताश्रय है और डायमंड पोताश्रय हुगली नदी पर स्थित है, जबकि कांडला कच्छ खाड़ी के पूर्वी भाग में स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। आंसर है इसका डी। अगला सवाल, तूफानी चालीसा रोरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2000 में सवाल पूछा गया है। इनमें से कौन से कथन सही है, ये हमको बताने। तूफानी चालीसा रोरिंग फोर्टिस के बारे में पूछा गया है। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों से निर्बाध बहती है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कथन है, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन हम देखते हैं, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, तो ये कथन सही है। तीसरा है, इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ये कथन भी सही है। चौथा कथन हम देखते हैं, मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, तो ये कथन भी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो 2, 3 और 4 ये कथन सही। तो कूट में हम देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे इससे सम्मिलित होता है। 1, 2, 3 नहीं, ये गलत। 2, 3 और 4, 2, 3, 4 हाँ, ये बिल्कुल सही है। बी और आंसर इसका हो जाएगा। 1, 3 और 4 नहीं, 1, 2 और 4 नहीं। ठीक है, एक जिसमें आया वो क्रॉस कर दो पहले ही, बाकी ये बचा बी। 2, 3 और 4 आंसर हो जाएगा इसका बी। तूफानी चालीसा 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रभावित होता है और ये पवनें केवल दक्षिणी गोलार्ध में मिलती है, क्योंकि यहाँ पर भूखंडों की कमी एवं जलभाग की अधिकता है और ये पवनें दक्षिणी हिंद महासागर की प्रबल पवनें। आंसर है इसका बी। अगला सवाल हम देखते हैं, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? बैरोमीटर पठन में अचानक यदि गिरावट आ जाए तो। सन 2001 में सवाल पूछा गया। तूफानी मौसम, शांत मौसम, ठंडा एवं शुष्क मौसम, या फिर उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। तो किस दशा को ये इंगित करती है? ये जो बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट है, ये है तूफानी मौसम। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। आंसर हो जाएगा इसका ए। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से तूफानी मौसम की दशा इंगित होती है। जब किसी क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है
उस समय बैरोमीटर रीडिंग नीचे गिरने लगती है तथा ऐसी स्थिति में कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए चारों तरफ से हवा तेजी से कम दबाव क्षेत्र की ओर चल देती है, जो आंधी या तूफान का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, इसलिए आंसर है इसका ए, तूफानी मौसम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? पृथ्वी के गोलाकार होने का दावा किसने किया था? सन 2001 में सवाल पूछा गया है। अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी या फिर स्ट्रैबो? ये दावा किया था अरस्तु ने। आंसर है इसका ए। अरस्तु ने 340 ईसा पूर्व अपनी पुस्तक स्वर्ग में कहा कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, आंसर है इसका ए। अगला सवाल, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, तो वह अवस्थित होता है कहाँ अवस्थित होगा? यह सवाल पूछा गया 2001 में सवाल पूछा गया। विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या फिर उत्तरी ध्रुव पर? तो ये यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विषुवत रेखा पर अवस्थित है। विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा इसको बोलेंगे। ठीक है, आंसर है इसका ए, भूमध्य रेखा या इसको बोलेंगे विषुवत रेखा पर खड़े प्रेक्षक को तारों की स्थिति क्षैतिज से लंबवत प्रतीत होती है, क्योंकि खगोलीय भौमिक भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है और यह ध्रुवों से हमेशा 90 डिग्री पर होता है। सभी तारे खगोलीय भूमध्य रेखा के समानांतर विचरण करते हैं। आंसर है इसका ए, विषुवत रेखा पर। अगला सवाल हम देखते हैं, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें, सन 2001 में सवाल पूछा गया है। ये कथन यहाँ पे दिए गए, हमको ये प्रश्न में देखना है कि क्या पूछा गया है। इन कथनों में से कौन से सही है ये हमको बताने। ठीक है, कौन से कथन सही है ये हमको बताना है। देखिए, किसी प्रश्न को पढ़ने का तरीका आपका यही होना चाहिए कि पहले प्रश्न पढ़ें कि प्रश्न में क्या है। ये देखिए, जैसा हमने यहाँ पढ़ा, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन पर विचार करने से पहले हमको ये देखना है कि कथन की मांग क्या है, मतलब इन कथनों की मांग क्या है। क्या ये सही पूछ रहे हैं या फिर गलत पूछ रहे हैं? ठीक है, हमको इन कथनों को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में फिल्टर लगा लेना कि हमको सही वाले चेक करना है फिर गलत वाले चेक करना है। ठीक है, उसके बाद यदि हम इन कथनों में जाएंगे तो हमारा जो उत्तर है वो हम सही से लगा पाएंगे। और यदि हमने इसको नहीं पढ़े तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें गलत पूछा है कि सही पूछा। ठीक है, यदि हम इसके बाद में आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बात वही आ रही है कि हम फिल्टर लगा के दोबारा पढ़ेंगे। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न का जो शीर्षक है वो पढ़ लिए, उसके बाद फिर क्या मांग है उसको वो पढ़ ली, फिर कथन दिए गए तो कथन हम देख लेंगे कि कथन क्या है। चलिए हम कथन देखते हैं। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। तो कथन यहाँ पे, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखते हैं, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, ये भी सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, ये भी सही है। तो चारों कथन यहाँ पर सही है। 1, 2, 3 और 4 हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में पड़ रहा है। 1 और 2, 2, 1 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो आंसर है इसका डी, 1, 2, 3 और 4। ठीक, आंसर इसका डी, परतदार चट्टानों से संबंधित सभी वक्तव्य यहाँ पर सही है। अगला सवाल, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, कहाँ पे उद्गार नहीं होंगे? 2001 में सवाल पूछा गया है। बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में या फिर कैस्पियन सागर में? तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होंगे बाल्टिक सागर में। आंसर है इसका ए, बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार का संबंध प्लेट के किनारों के अभिसरण एवं अपसरण से होता है। किससे होगा? अभिसरण और अपसरण से ही होगा। अगला सवाल है, क्वार्टीज कायांतरित होता है, किससे कायांतरित होता है? ये पूछा गया है, 2001 में सवाल पूछा गया है। चूना पत्थर से, ऑब्सिडियन से, बलुआ पत्थर से या फिर शेल से? तो ये क्वार्टीज रूपांतरित हुआ है बलुआ पत्थर से। ठीक है, आंसर है इसका सी, आंसर है इसका सी, बलुआ पत्थर से। ठीक है, आंसर रहेगा इसका सी। और हम देख लेते चूना पत्थर से क्या होता है रूपांतरित, संगमरमर। शेल से क्या होता है रूपांतरित, स्लेट। कोयला से ग्रेफाइट, ग्रेनाइट से नाइस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, गैब्रो से सरपेंटाइन, स्लेट से शिस्ट। ठीक है, तो ये किससे क्या रूपांतरित हो रहा है ये आपको याद रखना। हो सकता है अगले आने वाले प्रश्नों में इनसे सवाल आ जाए कि मान लीजिए सेल से क्या रूपांतरित होता है या फिर स्लेट किसका रूपांतरण है। ठीक है, या ग्रेफाइट किससे रूपांतरित होते हैं या ग्रेफाइट किसका रूपांतरण। हालांकि ये कोयले से
ये कोयले संबंधित प्रश्न नहीं आया क्योंकि बहुत आसान, लेकिन बाकी सवाल पूछे जा सकते, गैब्रो पूछा जा सकता, स्लेट पूछा जा सकता, सिस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये आप ये ध्यान रखिए। अगला सवाल हम देखते हैं, अल्पकालिक जलवायु संबंधी कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है। सन 2002 में सवाल पूछा गया। ऑप्शन देखते हैं, लालीना, धारा प्रवाह की गति, अल नीनो और दक्षिणी दोलन, विश्वव्यापी स्तर पर पादप ग्रह प्रभाव। तो इसका उत्तर है यहाँ पे लालीना नहीं है, धारा प्रवाह गति नहीं है, विश्वव्यापी स्तर पर पादप ग्रह प्रभाव नहीं है। इसका उत्तर है यहाँ पे सी, अल नीनो और दक्षिणी दोलन, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर है इसका सी। अल नीनो पेरू के तट से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर 3 डिग्री दक्षिण से 36 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा है। और जब यह धारा हिंद महासागर में प्रवेश करती है तो भारतीय उपमहाद्वीप के पास जल एवं थल पर्दाव कम हो जाता है। इसके प्रभाव स्वरूप मानसूनी पवनें कमजोर हो जाती है। लालीना भी एक प्रतिसागरीय धारा है जिसका आविर्भाव उस समय होता है जब अल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अल नीनो के कारण सामान्य से अधिक वर्षा होती है तथा भारत में मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है। 1998 में ला नीना के अत्यधिक सक्रिय होने पर भारत एवं बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। और अल नीनो तथा दक्षिणी दोलन एक दूसरे से संबंधित है, अतः इन्हें सम्मिलित रूप से INSO कहा जाता है। जलवायु विज्ञानी INSO को प्राकृतिक प्रकोप का पर्याय मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा अल नीनो और दक्षिणी दोलन। तो ये 10 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो ये सेट 4 यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द देवाइस अकेडमी।